नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वर्ल्ड टूर्स चैनल में। इस चैनल पर लेखपाल भर्ती की इस निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है, जिसमें कि एक ग्रामीण विकास सीरीज चल रही है। दोस्तों, अब तक 8 लेक्चर इसमें हो चुके हैं और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, हैज़ लेखपाल 2 करके है। उसमें सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ये कि जो वित्तीय समावेशन है वो किस प्रकार ग्रामीण समाज में परिवर्तन लेके आया है और उनका जीवन कैसे सुधारा है। तो अब आज हम देखेंगे इसमें अध्याय 6 और ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। दोस्तों, आप आपको ज्ञात होना चाहिए कि धीरे धीरे करके चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आज भी 50% से ज़्यादा आबादी गांव में ही रहती है। और गरीबी जो है वो भी हमने पीछे के लेक्चर में देखा कि 26% लगभग गरीबी अभी भी है। तो जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना ज़रूरी है। तो उस लहजे में देखें तो एक एक करके हम देख रहे हैं अभी भूमि सुधार का महत्व क्या है। और पहले ये चीज़ें बिल्कुल अलग थी, लेकिन धीरे धीरे करके परिवर्तन आया है। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व की भूधारणा पद्धति, भारत में भू जोतों का आकार व भूधारण, भूमि सुधार, भू जोतों का सीमा पर निर्धारण, भूदान और ग्राम दान, भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ आज डिस्कस की जाएंगी। ग्राम विकास में भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि भारत गाँव का देश है। यहाँ के लोगों की भूमि पर अधिक निर्भरता पाई जाती है। सामान्यतः भूमि सुधार को भूमिहीन काश्तकारों और खेतीहर मजदूरों के लाभार्थ भूमि से संबंधित अधिकारों के पुनर्वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान समय में भी भारत में खंडित भूभाग या जोतों के छोटे आकार की समस्या विद्यमान है और लगभग 67% यानी कि 67% किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि उपलब्ध पाई जाती है। गांव में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है, वहीं अधिकांश भूमि बंजर अथवा बेकार पाई जाती है। आगे देखते हैं तो भूमि सुधार से संबंधित विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपनाता है कि भूमि सुधार से संबंधित विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक भारतीय संविधान में जो उसकी सूची है, 12 सूची होती संविधान में रखी गई है, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 भागों में उसको 7वीं अनुसूची को बांटा गया है, जिसमें कि एक केंद्र सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा है समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य के विषय राज्य से संबंधित विषय रखे गए हैं। केंद्र भी उस पर कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून बनाता है। साधारण शब्दों में कहें तो उसमें राज्य का ही अधिकार होता है और राज्य ही कानून बनाता है। तो जो कृषि है या भूमि सुधार है, ये सब जो विषय हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिटिशकालीन भूमि पद्धतियों में सुधार का प्रयास किया गया तथा कृषि के पुनर्गठन हेतु प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के समय देश का लगभग 57% भाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन या अर्थात या किसी रूप में किसी के नियंत्रण में था। अतः ब्रिटिशकालीन या स्वतंत्रता पूर्व संचालित भूमि व्यवस्था पद्धति तथा स्वतंत्रता पश्चात किए गए भूमि सुधार का निम्नलिखित है। स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियाँ। स्थायी बंदोबस्त, इसमें क्या था कि 22 मई 1900 स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस, जो कि गवर्नर जनरल थे, 22 मई 1793 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। ये सब क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि किसके अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की देन किसकी देन है, तो कॉर्नवालिस की देन है। और कहाँ कहाँ लागू थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इस व्यवस्था को जागीरदारी, इस्तमरारी,
मालगुजारी, बीसवेदारी आदि नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए आप लोग कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी, इतिहास के लहजे से भी पूछ लेता है सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन में, कि स्थायी बंदोबस्त को और किस नाम से जाना जाता है, या ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, या किस सन में आया था, ये सारे, और कहाँ कहाँ लागू था। वस्तुतः ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी को भूमि के स्थायी प्रबंधन की सलाह दी गई थी। कॉर्नवालिस के समक्ष प्रश्न यह था कि जमींदार को कर संग्रहकर्ता माना जाए अथवा भूस्वामी। इस विषय में जॉन शोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार परस्पर विरोधी थे। तो ये कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के विचारों का समर्थन किया। उसके अनुरूप वर्ष 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई, जिसे वर्ष 1793 में स्थायी बना दिया गया था। यह स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को सर्वप्रथम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। वर्ष 1793 में रेगुलेशन के तहत एक सूर्यास्त कानून बनाया गया, जिसके अनुसार निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व चुकता नहीं करता है तो संबंधित जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यह जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। यह कुल ब्रिटिश भारत के 19% भाग में लागू थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत, ये परसेंट पूछता है। उसके बाद फिर महलवाड़ी व्यवस्था आई। तो रैयतवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त की असफलता के बाद महलवाड़ी व्यवस्था जो है का प्रस्ताव सर्वप्रथम, इससे पहले ये महलवाड़ी व्यवस्था है उसको आई थी जो है। तो महलवाड़ी व्यवस्था वर्ष 1819 में हार्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस प्रस्ताव को वर्ष 1822 के रेगुलेशन 7 द्वारा कानूनी रूप से प्रदान किया गया। भू राजस्व के सुरक्षार्थ इस व्यवस्था को मुख्यतः गंगा घाटी, मध्य भारत, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में लागू किया गया। यह व्यवस्था कुल भूभाग के 30% भाग पर लागू थी। 1833 ईस्वी में इस व्यवस्था में बेंटिक के काल में रेगुलेशन 9 के अंतर्गत परिवर्तन लाया गया। नई भूमि योजना मार्टिन बर्ड के निर्देशन में बनी। भूमि किराए का 66% भाग राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया गया तथा यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई। सहारनपुर के कृषक विद्रोह के बाद इसे घटाकर 50% कर दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामाल में अलेक्जेंडर रीड ने इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया। वर्ष 1820 मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड की संस्तुतियों के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। 1820 में कंपनी ने इसे कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों में लागू किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत को भूस्वामी मान लिया गया था। भारत के सबसे बड़े भाग में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह मद्रास, मुंबई तथा कुछ अन्य भागों में लागू थी, जो कुल क्षेत्रों के 51% भाग के बराबर थी। ये दोनों तीन व्यवस्था अभी हमने डिस्कस किया। तो ये सीधा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि महलवाड़ी किसकी देन थी। तो हार्ट मैकेंजी 1819 में आया था। कितने भाग पर लागू थी? तो 30% भूभाग पर लागू थी। रैयतवाड़ी तो के जनक कौन थे? तो एक हेक्टर मुनरो, ये थॉमस मुनरो एवं अलेक्जेंडर रीड। कब आया? 1792 में। कितने प्रतिशत भूभाग पे? 51% जो भाग पे लागू था। और स्थायी बंदोबस्त देखें तो उसके थे जो है ये कॉर्नवालिस थे 1793 में। और कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कितने परसेंट भूभाग पे था? तो 19% भूभाग पे था। तो ये सीधा सा क्वेश्चन सीधे तौर पे पेपर में पूछा जा सकता है। भारत में भू जोतों का आकार व भूधारण। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या वर्ष 2010-11 में 138.735 मिलियन हेक्टेयर थी, जो बढ़कर वर्ष 2015-16 में 146.45 मिलियन हेक्टेयर की हो गई।
इस क्रियाशील भूमि जोतों में वर्ष 2011 से 10-11 से 15-16 के बीच 5.85% भूमि की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत परिचालित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2010 से 11 में 159.59 हेक्टेयर था, जो वर्ष 15-16 में बढ़कर 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया। इसके बाद देखेंगे तो जो भूमि को बांटा गया इम्पोर्टेंट हमेशा काफ़ी लोगों ने पूछ भी चुका है, यहाँ तो पूछना गांव से रिलेटेड बात चल रही है कि श्रेणी बांटी गई है। तो सीमांत जोत की मतलब किसको कहेंगे हम? सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले समूह को सीमांत जोत के अंतर्गत रखा गया है। लघु जोत क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि उनके पास होनी चाहिए। अर्ध मध्य जोत, ये इंग्लिश में मतलब ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्य जोत है। फिर मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। इम्पॉर्टेंट इसमें ऊपर के 2 हैं, जैसे सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम और लघु जोत स्मॉल जो है तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में होना चाहिए भूमि जोतों से संबंधित तथ्य। क्रियाशील जोत धारकों का प्रदर्शित प्रतिशत वर्ष 2010-11 से के 12.79% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13.96% हो गया। लघु और सीमांत जोतों को एक साथ लेने पर कुल क्रियाशील जोतों प्रतिशत भाग 2010-11 में 85.01% से बढ़कर 86% हो गया। दोस्तों ये क्विक फैक्ट्स में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्ट दिया हुआ है। यही सवाल बन सकता है कि स्वतंत्रता के समय देश के लगभग 57% भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी। स्थायी बंदोबस्त को जागीरदारी, इस्तमारारी, मालगुजारी आदि के नामों से जाना गया। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत की 19%, जो कि अभी मैंने रिवीजन करवाया है, आप देख लीजिए इसको। और ये सीधे तौर पे सवाल में मतलब बन सकता है। तो उसके बाद है कि ये भूमि सुधार और भूमि सुधारों के उपाय, मध्यस्थों का उन्मूलन। इससे पहले हम लोग देख रहे थे, जैसे कि हमने वो वित्तीय समावेशन में देखा था कि उस साहूकार के चंगुल से बाहर लाया गया, तो वहीं यहाँ भी बोल रहे हैं कि अब ये भूमि सुधार में भी देखा गया। अभी जमींदारी और ये सब उसमें आया है कि मतलब वो कर मतलब नीलामी किया जाता था, वो जमींदार रखे जाते थे, तो उनका भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू करते समय बिचौलियों की समाप्ति को मुख्य आधार बनाया गया। इससे पहले ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इनको हटाने का मतलब तभी उनको डेवलप किया जा सकता था। पहली योजना के अंत में यह दावा किया गया सरकार द्वारा कि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों को छोड़कर बिचौलियों को पूरी तरह उन्मूलन किया जा चुका है। अस्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, किंतु स्थायी बंदोबस्त व जागीरदारी वाले क्षेत्रों जैसे बिहार, राजस्थान, सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में, सौराष्ट्र जो ये गुजरात और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, बंगाल में भूमि रिकॉर्ड व प्रशासनिक तंत्र के अभाव में काम मुश्किल था। लेकिन पहली योजना के अंत तक सरकारी दावा था कि मध्यस्थों में 17.30 करोड़ एकड़ जमीन लेकर 2 करोड़ काश्तकारों को लाभ पहुंचाया गया। दोस्तों लेक्चर छोटा ही रखते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।